ये हार्ट रेंचिंग वीडियो आपकी भी नजरों से गुजरा होगा। एक जोरदार धमाका और आसमान में इंसानों के शरीर उड़ते दिखते हैं। डरावना है ना? इतना डरावना है कि बिना ब्लर किए हम तो आपको दिखा भी नहीं सकते। ऐसा कुछ भी देखकर एक आम इंसान अंदर तक हिल जाता है। इजराइल ने आतंकी संगठन हमास को खत्म करने की ठानी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या खत्म हुआ जा रहा उसका अंदाजा भले ही इजराइल के राजनेता खुले तौर पर नहीं एक्सेप्ट कर रहे, लेकिन इजराइल की जनता कहीं ना कहीं सब जानती है। तभी कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खुद इजराइल के लोग नेतन्याहू से नाराज हैं और इसकी वजह सिर्फ गाजा पर हमले नहीं है। इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। बात ये भी किसी से छुपी नहीं है कि गाजा पर हो रहे हमलों के पीछे जिन नेताओं की नीतियां हैं वो सिर्फ इस एक विवाद नहीं और भी कई विवादों में घिरे हैं। हम बात कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की। खुद इजरायली मीडिया में पब्लिश्ड रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आज उनके अपने देश वाले ही उनसे नाराज हैं, गुस्से में हैं और उन्हें सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। बेंयामिन नेतन्याहू जो पिछले 30 सालों से इजरायली राजनीति में हैं, 75 साल की उम्र में भी वो देश के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं, पर उनके करियर में जितनी ताकत रही है उतने ही घोटाले भी हैं। उन पर आइसक्रीम पर पब्लिक का पैसा खर्च करने का आरोप लगा, उन पर मीडिया हाउसेस से डील करके अपने बारे में अच्छा लिखवाने का आरोप लगा। आरोप ये भी है कि उन्होंने देश के कानून और संस्थाओं पर लोगों का भरोसा तोड़ा है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नवंबर 2024 में उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वो दुनिया के चौथे नेता हैं जिनके खिलाफ आईसीसी ने ऐसा किया है। बाकी 3 हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन, सूडान के उमर अल बशीर और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी। नेतन्याहू के खिलाफ पिछले कई सालों से 3 मुख्य भ्रष्टाचार के मामले हैं, केस 1000, केस 2000 और केस 4000, जिनमें ब्राइबरी, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वासघात के आरोप शामिल हैं। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। केस 1000 जो गिफ्ट्स अफेयर के नाम से जाना जाता है, इस केस में नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने 2 अमीर बिजनेसमैन से महंगे गिफ्ट्स लिए और बदले में राजनीतिक फेवर दिए। गिफ्ट देने वाले थे हॉलीवुड प्रोड्यूसर आर्नन मिल्टन और ऑस्ट्रेलियन अरबपति जेम्स पैकर। गिफ्ट्स में शैंपेन और सिगार्स मिलने का आरोप लगा था, बल्कि बिजनेसमैन मिल्टन ने खुद माना कि उसने 2020 में नेतन्याहू को गिफ्ट्स दिए, जिसके बदले नेतन्याहू ने मिल्टन को अमेरिका का वीज़ा दिलाने में मदद की और एक ऐसा टैक्स कानून आगे बढ़ाया जिससे मिल्टन जैसे विदेश में रह रहे अमीर इजरायली को फायदा हो। एज पर रिपोर्ट्स 2008 से 2014 के बीच 3 बार इन दोनों ने इस पर मीटिंग्स की थी। बताया जाता है कि इन गिफ्ट्स की कीमत करीब 7 लाख शेकेल्स थी, विच इज रफली 1.5 करोड़ रुपीस। बेसिकली इनमें नेतन्याहू पर यह आरोप है कि उन्होंने अमीर बिजनेस टाइकून से लाखों की कीमत के गिफ्ट्स लिए, जैसे महंगे सिगार, शैंपेन और गहने, और बदले में उन्होंने इन बिजनेसमैन के फायदे के लिए राजनीतिक मदद की। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि ये गिफ्ट्स दोस्ती की निशानी थे। हालांकि कानून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देने वाला दोस्त है या व्यापारी। सवाल ये है कि क्या एक प्रधानमंत्री ने किसी बदले की उम्मीद में ये तोहफे स्वीकार किए थे। नेक्स्ट केस इज केस 2000, जिसको मीडिया डील के नाम से जाना जाता है। नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने येडियोत एहरोनॉट अखबार के मालिक आर्नन मोजेस से डील की थी। डील में शर्त ये थी कि उस अखबार में नेतन्याहू के खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ कम लिखी जाए और बदले में नेतन्याहू उनके राइवल अखबार इजराइल हायोम को कमज़ोर करने वाला कानून लाएंगे। तो इस केस में नेतन्याहू पर यह आरोप है कि उन्हें एक बड़े अखबार येडियोत एहरोनॉट के पब्लिशर से एक डील की कोशिश की थी। अगर ये अखबार उनके खिलाफ कम आलोचना करेगा तो नेतन्याहू एक कंपेटिटर न्यूज़पेपर को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कानूनी मदद देंगे, यानी सीधे सीधे मीडिया मैनिपुलेशन और प्रेस की आज़ादी पर हमला। नेक्स्ट है केस 4000, जिसे बेज़ेक टेलीकॉम घोटाला कहते हैं। इसमें नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने बेज़ेक नाम की टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेटरी बेनिफिट्स दिए। बदले में उनकी और उनकी पत्नी की पॉजिटिव खबरें एक वेबसाइट वाला पर छपती रहीं।
बेज़क के मालिक शॉल एलोविश थे, जिनके पास वाला न्यूज साइट भी थी। नेतन्याहू उस वक्त कम्युनिकेशंस मिनिस्टर थे। आरोप है कि उन्होंने मर्जर्स, फायदे और कानून में बदलाव किए जो बेज़क को फायदा पहुंचाए। यानी आरोप है कि उन्होंने टेलीकॉम कंपनी बेज़क को रेगुलेटरी फायदे दिलवाए और बदले में उस कंपनी के मालिक की एक न्यूज़ वेबसाइट वाला ने उनके बारे में पॉजिटिव कवरेज दी। यानी ये वो रिश्ता था कि आप हमें फायदा दो, हम आपकी छवि चमकाएंगे। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि मीडिया और सरकार के बीच गुपचुप सौदेबाजी का मामला बन गया। इन सभी केसेस की सुनवाई लंबे समय से चल रही है और कई बार नेतन्याहू ने अपने आप को निर्दोष बताया है, लेकिन जनता के मन में अब शक गहराता जा रहा है। इस सब के बावजूद नेतन्याहू सत्ता में बने रहे। उन्हें लोग किंग बीबी कहते हैं। जितनी बार उन पर आरोप लगे वो उतनी बार राजनीतिक चालों से सत्ता बचाते रहे। लेकिन 2024-25 में एक नया घोटाला सामने आया है जो शायद अब लोगों के सब्र का बांध तोड़ सकता है। कतर गेट ये सबसे रीसेंट स्कैंडल है जिसने इजराइल को हिला दिया। 31 मार्च 2025 को नेतन्याहू कोर्ट में ही थे जब उन्हें अचानक पुलिस ने बुला लिया। उनके 2 करीबी सहयोगी गिरफ्तार हो चुके थे, एक जॉनथन यूरिक, उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार, और दूसरे एली फेल्स्टीन जो सरकार के प्रवक्ता हैं। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एक यूएस लॉबी ग्रुप के जरिए कतर से पैसे लिए ताकि मीडिया में कतर की पॉजिटिव इमेज बनाई जा सके। लेकिन दिक्कत ये है कि कतर को इजराइल में हमास का समर्थक माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि कतर का पैसा 7 अक्टूबर 2023 के हमले की तैयारी में भी लगा था। अब जब पता चल रहा है कि कतर सरकार के पैसे से इजराइल के टॉप नेताओं के आसपास के लोग प्रचार कर रहे हैं तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अपनी ही सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के डायरेक्टर रोनेन बार को हटाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर उन्होंने एक नए डायरेक्टर एली शरवित को अपॉइंट करने की कोशिश की, लेकिन बैकलैश के बाद फैसला वापस लेना पड़ा। इजराइल के लोगों का गुस्सा एक रीसेंट सर्वे में भी साफ दिखा। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में 87% इजरायली मानते हैं कि नेतन्याहू को 7 अक्टूबर 2023 के हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 73% लोग चाहते हैं कि वो अभी या युद्ध के बाद रिजाइन कर दें। लोग इसलिए भी गुस्से में हैं क्योंकि ये एक अल्पसंख्यक आधारित सरकार है। नेतन्याहू की सरकार को सिर्फ 48.4% वोट मिले थे, लेकिन वो फार राइट मेसियानिक सेटलर्स और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और इन ग्रुप्स ने सत्ता में बने रहने की कीमत पर नेतन्याहू से खूब फायदे लिए हैं। गुस्से की एक वजह यह भी है कि 70% इजरायली चाहते हैं कि हॉस्टेजेस को छुड़वाने के लिए युद्ध रोका जाए, लेकिन नेतन्याहू की सरकार इसके खिलाफ है। लोगों को यह भी लगता है कि नेतन्याहू राज में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को सेना से छूट मिली हुई है, जबकि इजराइल में सेना में भर्ती जरूरी है। अब जब कई फ्रंट्स पर युद्ध चल रहा है तो 70% लोग चाहते हैं कि उन्हें भी सेना में बुलाया जाए। लोगों की नाराजगी इस बात से भी है कि 2023 में नेतन्याहू की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करने की कोशिश की। पूरे देश में महीनों तक प्रोटेस्ट हुए, पर उन्होंने कानून पास करवाने की कोशिश की। ऐसे में जनता की अनदेखी हुई। इजराइल के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक योआव गैलेंट को हटाने से भी जनता नाराज है। ये सेना के जनरल थे जिन्होंने जुडिशियल ओवरहॉल का विरोध किया, गाजा में सीज फायर का समर्थन किया और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की सेना में भर्ती की मांग की, लेकिन आखिर में नेतन्याहू ने उन्हें बाहर निकाल दिया। तो सवाल ये है कि अब आगे इजराइल में क्या होगा। तो देखिए, 2026 तक इजराइल में अगला चुनाव नहीं है और जब तक सरकार गिरती नहीं नेतन्याहू सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि जनता का भरोसा काफी हद तक टूट चुका है। हर सर्वे में उनकी सरकार अगला चुनाव हारती दिख रही है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर देश में जो गुस्सा है वो अब किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। लोग अब सड़कों पर उतरकर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या उनका प्रधानमंत्री अब उनके भले के लिए काम कर भी रहा है या नहीं। गाजा युद्ध और हमास के खिलाफ अभियान ने तो जैसे इस गुस्से को और हवा दे दी है। जहां एक तरफ नेतन्याहू खुद को इजराइल का रक्षक बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में इजरायली नागरिक मानते हैं कि यही वो नेता हैं जिनकी नीतियों और फैसलों ने देश को खतरे में डाल दिया है। सच कहें तो इजराइल आज एक गहरे राजनीतिक और नैतिक संकट से गुजर रहा है और इस तूफान के बीच सबसे ज्यादा घिरे हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू।
जनता के मन में ये सवाल है कि क्या एक नेता जो खुद इतने केसेस में घिरा हुआ है, वो देश के फैसले ईमानदारी से ले रहा है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में बताएं एंड स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।